आगे जो है वो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। दो या दो से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स की ये जब एक्सपेरिमेंट इकट्ठे परफॉर्म किए जाते हैं तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन उसको वो कहलाती है। जो सिंगल रैंडम वेरिएबल की होती है वो यूनिवेरिएट होती है। इसी तरह ही अगर दो तीन या उससे ज़्यादा की होगी तो उसको हम कहेंगे बाईवेरिएट, ट्राईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। तो अब हम पढ़ेंगे बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की है। डिस्क्रीट केस है ये, तो यहाँ पे हम डिस्क्रीट केस को पढ़ेंगे कि डिस्क्रीट केस जो होता है इसका टेबल कुछ इस तरह होता है। प्रोसीजर है इसका कि x की वैल्यूज यहाँ आएंगी, y की यहाँ पर आएंगी, यहाँ पे y की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर x की प्रोबेबिलिटी, और इन सब का बाद में हम सम करेंगे। x वालों को g ऑफ x कहेंगे और y वाले को हम h ऑफ y कहेंगे। इसका सम करेंगे, इसका भी 1 आएगा, यहाँ से इन वैल्यूज को सम करेंगे तो इनका भी 1 आएगा। ये सैंपल टेबल है कि टेबल जो होता है वो इसका इस तरीके से बनेगा। आगे इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि एफ ऑफ एक्स आई वाई जे जो है वो पॉजिटिव होगा, ये जो फंक्शन होगा ये पॉजिटिव होगा। और दूसरा है कि समेशन आई समेशन जे एफ ऑफ एक्स वाई जो होता है वो 1 के बराबर होगा। आगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कि जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसमें से हम मार्जिनल यानी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी निकाल सकते हैं एक्स एंड वाई का। बिकॉज ये जो है ये इकट्ठा एक्स और वाई का इकट्ठा फंक्शन है ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद आगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मतलब हम एक्स और वाई का सेपरेट सेपरेट भी निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि जी ऑफ एक्स जो एक्स का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, उसको हम डिनोट करते हैं जी ऑफ एक्स से। और इसका फॉर्मूला है सुमीशन जे इज इक्वल टू 1 एन एफ ऑफ एक्स आई वाई जे। और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्स इज फाउंड बाय एडिंग ओवर द रोज of the two-way table. Similarly, the marginal probability function y is obtained by adding over the columns. जो y का probability function है marginal वो columns ऐड करने से आएगा, एंड जो x का होगा यानी जो g of x होगा वो रोज को ऐड करने से आएगा। h of y का फॉर्मूला है i इज इक्वल टू 1 to m, यहाँ से स्टार्ट कर कर m तक f ऑफ एक्स आई वाई जे इज इक्वल टू p ऑफ y, वो y का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसका फॉर्मूला है कि f ऑफ एक्स आई वाई जे, अच्छा ये बराबर होगा इसके f ऑफ एक्स आई वाई जे डिवाइडेड बाय h ऑफ वाई जे, जो बाद वाली वैल्यू है ना कंडीशनल में। अब ये है असल में फॉर x के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो x जो होगा वो फर्स्ट पे आएगा एंड y सेकंड पे आएगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में जो चीज बाद वाली है ना, अब ये y है तो यहाँ पे वही डिनोमिनेटर में है। y का जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा वो डिनोमिनेटर में हम डिवाइड करेंगे, तो y का जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसको हम h ओ y से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला x के लिए जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, डिनोमिनेटर है, दैट्स वाई। आगे है एक्स के लिए, वो ऊपर हमने एक्स के लिए पढ़ा, यहाँ पे है वाई के लिए जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसका फॉर्मूला क्या होगा। इसमें वाई पहले आएगा एंड एक्स बाद में आएगा, एंड यहाँ पे एक्स बाद में है तो डिनोमिनेटर में एक्स का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होगा उसको डिवाइड करेंगे। इंडिपेंडेंस ये होती है कि अगर टू फंक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंस हैं तो वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि आप जो फंक्शन है ना वो फंक्शन जो होगा वो बराबर होगा जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइंग बाय एच ऑफ वाई। मीन्स दोनों फंक्शंस की एफ एक्स एंड वाई की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मल्टीप्लाई करने से फंक्शन आएगा। ये जब इंडिपेंडेंस ये दो फंक्शन जब इंडिपेंडेंट हो तभी ये फॉर्मूला ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। ओके, यानी कि जो फंक्शन होगा वो बराबर होगा दोनों फंक्शंस के मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की प्रोडक्ट के बराबर होगा। और इसका फॉर्मूला भी ये होगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये एक्स का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, एंड मल्टीप्लाइंग बाय एच ऑफ वाई, ये वाई का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। इसका फॉर्मूला ऊपर हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। आगे ये एग्जाम्पल है, इसमें क्वेश्चन दे दिया है और आपने ये चीजें फाइंड करनी है। सिंपल वही जो ऊपर हमने पढ़ा उसी तरीके से यहाँ पे टेबल बन गया, नीचे यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज,
इनका भी सम करें, इनका भी सम करें, 1 के इक्वल आएगा। उसके बाद अब जो चीज फाइंड करनी होगी वो इस तरीके से कर लेंगे। ये वही क्वेश्चन आगे नेक्स्ट में आ गया। 3 ब्लैक 2 रेड, 3 ब्लैक 2 रेड, वही क्वेश्चन आगे नेक्स्ट में देके जो चीजें थी वो हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। मार्जिनल पीडीएफ सिंपल जो है, मार्जिनल पीडी जो है वो ये है कि मार्जिनल जो होता है वो सेपरेट सेपरेट होता है। तो यहाँ पे एक दफ़ा इसका टेबल इस तरह बना लिया कि एक दफ़ा एक्स की वैल्यू लिख ली। अब जो जी ऑफ एक्स के ऊपर वैल्यूज निकली हैं 10/28, ये इन सबको सम करने से ये वैल्यू आई है, ये इन सबको सम करने से ये वैल्यू आई है। मतलब इन रोज को ऐड करने से ये वैल्यूज आएंगी। यहाँ हमने ऊपर बात पढ़ी कि रोज को ऐड करने से ये जी ऑफ एक्स की वैल्यूज आएंगी। एंड जो वाई की वैल्यू है, एच ऑफ वाई, ये कॉलम्स को ऐड करने से आएंगी। ये बात हम ऊपर थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि एच ऑफ वाई, ये जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये कॉलम्स को ऐड करने से आएंगी। अब ये जो 15/28 आया, ये इस कॉलम को हमने ऐड किया तो ये वैल्यू आई, इस कॉलम को ऐड किया ये वैल्यू आई, इस कॉलम को ऐड किया तो ये वैल्यू आई। और उन इसका और इसका दोनों का सम जो होगा वो 1 के इक्वल ही होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल ही होता है। तो इस तरीके से ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाएगा, एक्स का और वाई का सेपरेट सेपरेट। और ये वही टेबल वहां से हमने ऊपर से जो वैल्यूज थी सेम लाकर इधर पुट कर ली, तो ये बन गया। आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि हमने वो जो फाइंड करनी थी एफ ऑफ एक्स 1 के लिए, उसका प्रोसीजर है वो हमने फाइंड किया यहाँ पर। जी ऑफ 0, यहाँ पे भी फाइंड दैट एफ ऑफ 0 1। 0 जो है वो x है, 1 जो है वो y है। तो इसलिए हमने x g ऑफ 0 एंड h इंटू 1, h जो है वो y को y का है वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, g एंड h की। आगे है कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होती है? दी बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज एन इंटेग्रल फंक्शन। अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा है डिस्क्रीट केस, आगे आ गया कंटिन्यूस केस। ये चीज कंफ्यूजिंग है कि डिस्क्रीट केस और कंटिन्यूस केस में क्या डिफरेंस है। तो इसमें फॉर्मूलों का डिफरेंस है, फॉर्मूलाज का डिफरेंस है। ऊपर फॉर्मूलाज जो थे वो टेबल की फॉर्म में थे। अब ऊपर आपको जो डेटा था वो सारा आपने टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ था, और जो फॉर्मूले थे वो भी इस तरह के ही थे कि आपने वैल्यूज देख देख के लाकर यहाँ पर पुट करनी थी। आगे जो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में जो होगा वो क्वेश्चन फंक्शन की फॉर्म में होगा, और जो आपके फॉर्मूलाज होंगे जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, कंडीशनल वगैरह, वो भी सारे फंक्शन की फॉर्म में होंगे। और आपने फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन वगैरह परफॉर्म करके वो चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पेपर में भी आया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने 3 प्रॉपर्टीज बताई हैं कि ये प्रॉपर्टीज होल्ड करता है कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, कि फंक्शन पॉजिटिव होगा और जो इंटीग्रेशन होगी फंक्शन की वो 1 के बराबर होगी। और ये जो लिमिट्स हैं ये बताई हुई हैं, आगे उसका ग्राफ है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड करता है आगे। अच्छा, ये जो फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको इसमें इशू वगैरह मतलब आ रहा होगा तो ये मैंने आगे नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। नोट्स मैंने ये सारे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह ये सारे मैं आपसे आगे शेयर करूंगी। जो फॉर्मूलाज जो है वो एक जगह पे समराइज करके मैंने लिखे हुए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। अच्छा, ये कंटिन्यूस में जो है, कंटिन्यूस में जी ऑफ एक्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपने इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी एफ फंक्शन, ओके। और यहाँ पर जी ऑफ एक्स होगा तो यहाँ पर डी ऑफ वाई आएगा, ये चीज आपने याद रखनी है। जी ऑफ एक्स का ये फॉर्मूला होगा, एच ऑफ वाई का ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स आएगा, यानी कि यहाँ पे फंक्शन की इंटीग्रेशन करके आपको एच ऑफ वाई मिल जाएगा। बट जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि जब आप एच ऑफ वाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स है, और जब जी ऑफ एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे डी ऑफ वाई है, ये चीज याद रखने वाली है। आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स, इसका फॉर्मूला होगा एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ वाई।
ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर एक्स किया हमने एंड ये फॉर वाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं कंटिन्यूस में, आपके कंटिन्यूस केस में चेंज हो जाएंगे। तो पॉसिबल है आपको कंटिन्यूस से क्वेश्चन आ जाए या डिस्क्रीट से आ जाए, तो आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इनका डिफरेंस याद रखना है। आगे सिंपल फंक्शन दिया होगा, जो चीज़ें आपको फाइंड करने का कहेंगे वो आपको, ये आपने सिंपल वो फॉर्मूला यूज़ करना है और उस फंक्शन की इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा, जिस तरह का मर्जी वो आपको सॉल्व करने का कहें। इसमें क्वेश्चन है वो पेपर में आया हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, आगे प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज की ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर है, मतलब इसके इंडिविजुअल के एडिशन के एक्सपेक्टेशन, इनको सेपरेट कर दें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के ये बराबर है, और सेम ही ये डिफरेंस में भी होल्ड करता है। आगे है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ वाई की प्रोडक्ट की जो एक्सपेक्टेशन है वो बराबर होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के प्रोडक्ट के। ये प्रॉपर्टीज आपने हर टॉपिक की याद रखनी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा ये डिस्क्रीट केस है कि ये कंटिन्यूस केस है। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि जो डिस्क्रीट केस है उसमें वैल्यूज टेबल की फॉर्म में होंगी और वैल्यूज इस तरह दी होंगी, जो कंटिन्यूस केस होगा उसमें आपको दी होंगी फंक्शन की फॉर्म में दी होंगी। आगे ये फॉर्मूला है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, आपने असल में फॉर्मूलाज, बस फॉर्मूलाज पे फोकस करना है और उनके प्रोसीजर पे फोकस करना है कि कैसे वो हमने कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई है, इसका फॉर्मूला होगा सुमेशन आई सुमेशन जे इंटू एक्स प्लस वाई, यानी एक दफा एक्स की वैल्यू और एक दफा वाई की वैल्यू को ऐड करना है और फिर आगे फंक्शन, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके सिंपल उनको कैलकुलेट करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा। आगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई है, तो इसका फॉर्मूला होगा समेशन आई समेशन जे एक्स वाई, यानी कि इनका होगी प्रोडक्ट एंड देन फंक्शन, ये फॉर्मूला आ गया इसका। यहाँ पे मैं आपको इसका बता देती हूँ कि ये इन्होंने किस तरह किया है, थोड़ा सा डेप्थ में ये बता देती हूँ कि ये किस तरह वैल्यूज टेबल से लाकर इधर पुट करनी है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, तो इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स आई जी ऑफ एक्स आई। तो इसमें हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज जो है वो ये हैं 2 और 4। अच्छा, ये है 2 and 4। तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है एक्स की वैल्यू को। अब एक्स की वैल्यू है इधर 2 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 0.40। तो 2 को 0.40 से मल्टीप्लाई करना है एक दफा, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 4 उसको उसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया। और फिर इसको आगे सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के, एक्स का। आगे एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई है, इसका फॉर्मूला है वाई जे इंटू एच वाई जे। अब वाई जे मीन्स वाई की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है उनकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू से और उनको आपने इधर लिखना है। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, 3 को 0.50 से एंड 5 को 0.25 से, वो यहाँ पर आपने पुट कर लेनी है इस तरह करके। फॉर्मूला को बस आपने फॉर्मूले को समझना है कि फॉर्मूले में वैल्यूज किस तरह पुट करनी है। अगर आपको ये काम सही तरीके से आ जाए तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे ये फॉर्मूला हमने ऊपर देखा, इसमें सिंपल इन्होंने एक्स प्लस वाई, इसमें ये तरीका है कि एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू है वो और जो वाई की वैल्यू है उसको एक दफा ऐड करना है, उसके बाद आपने फंक्शन का जो होगा फंक्शन को लाके इधर पुट कर लेना है, ये इसका सिंपल प्रोसीजर है। आगे ये फॉर्मूला है कि अगर आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई डायरेक्टली कैलकुलेट करना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है।
अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस दफा पेपर में भी आया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है, ध्यान से समझ लेना है। केस में अगर आपको कोई भी चीज फाइंड करने का कहते हैं तो आपने किस तरह करनी है। ये कंटिन्यूअस केस का क्वेश्चन है, तो इसमें देखें क्वेश्चन जो है वो फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है और लिमिट्स दी हुई हैं। एक्स की लिमिट दी हुई है 0 से 2, वाई की दी हुई है 0 से 1। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें सबसे पहले जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला है कि इसमें हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है कि इसमें सिंपल जी ऑफ एक्स के लिए इंटीग्रेशन करनी होती है। इसमें जो होती है सिंपल इंटीग्रेशन करनी होती है बस। जब जी ऑफ एक्स है तो यहाँ पे डी ऑफ वाई आएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ वाई आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स ऑफ वाई हो गया। यहाँ पर 3 को साइड पर रखकर वाई स्केयर की इंटीग्रेशन की, तो ये हो गया। पावर रूल लगा वाई स्केयर पे, तो पावर में एक ऐड हुआ, उसी से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो नीचे डिनोमिनेटर में भी 3 आ गया, एंड ये वाला 3 और वो वाला 3 कट हो गया, और वाई स्केयर को वाई क्यूब बन गया। ये वाई क्यूब को एक्स से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो लिमिट्स हैं आप जी ऑफ एक्स के लिए कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वाई। तो वाई की जो है लिमिट उन्होंने बताई हुई है 0 से 1 है। आफ्टर इंटीग्रेशन आपने ये ब्रैकेट में इस तरह पुट कर देनी है 0 to 1। उसके बाद जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं फिर आपने लिमिट्स पुट करनी होती हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है। एक दफा अपर लिमिट पुट करनी है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, इसको पुट करना है सिंपल उस इंटीग्रेशन में। और पुट कहाँ करना है, ये पॉइंट है कि अब जिस तरह ये जो रेंज है ये y की है ना 0 से 1, तो इसके अंदर जो y है ना सिर्फ y में आपने वो वैल्यू पुट करनी है। एक दफा आपने पुट करना है 1, पहले अपर लिमिट पुट करनी है 1, y की जगह 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा x। फिर y, फिर यहाँ पे फिर y की जगह पर आप 1 पुट करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होके x रह जाएगा सिर्फ, तो x प्लस एक्स हो गया। उसके बाद जो लोअर लिमिट है वो 0 है, जब आप 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x, और ये वाला जो 4 था जब ये 2x से डिवाइड होगा तो सिंपल आंसर आ जाएगा x/2। इसी तरीके से आगे आपने करना है कि फॉर्मूले में आपने इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करनी है। अब यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एक्स कर रहे हैं तो एक्स की लिमिट पुट करेंगे। एक्स की लिमिट है 0 से 2, तो आपने 0 से 2 पुट की, वही फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन करनी है और आपने लिमिट्स पुट कर देनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बहुत ध्यान से समझना है, प्रैक्टिस भी कर लें एक दफ़ा, ताकि अगर ये पेपर में आए तो आप ये कर सकें, बिकॉज ये इस दफ़ा आया है, ये यही वाला क्वेश्चन आया है पेपर में। आगे है कोवेरियंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स। इसका भी फॉर्मूला है सिंपल, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस, ये दूसरा फॉर्मूला आगे शॉर्टकट फॉर्मूला है, आपने ये वाला करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ये बहुत इजी फॉर्मूला है, ये वाला आपने कर लेना है। अगर एक्स एंड वाई जो है वो इंडिपेंडेंट हो तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, और ये जो होगा एंड में बराबर हो जाएगा 0 के। It is very important to note that covariance is zero when random variables are independent. जब random variables independent हो तो उनका covariance जो होता है वो 0 होता है। आगे है correlation coefficient of two random variables। इसका फॉर्मूला है, इसको हम डिनोट करते हैं रो ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई। तो जब आपने ये फाइंड करना होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, तो सबसे पहले आपने कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, वेरियंस ऑफ एक्स फाइंड करना है, वेरियंस ऑफ वाई फाइंड करना है, और उसको लाके इस फॉर्मूले में पुट कर लेना है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ लिया जो कि ये है, तो इस तरीके से आपने फाइंड करना है।
जब आपको डिस्क्रीट फॉर्म में क्वेश्चन आएगा लाइक इस तरह टेबल वैल्यूज वगैरह दी होंगी तो आपने डिस्क्रीट के फॉर्मूलाज यूज करने हैं, और जब आपको कंटिन्यूस के आए होंगे तो आपने कंटिन्यूस के फॉर्मूलाज यूज करने हैं। आगे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देख लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है जेम्स बर्नौली ने डिस्कवर किया था ईयर 1700 में। इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर ट्रायल जो होता है इसमें उसका या रिजल्ट आता है सक्सेस या फेलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यूज भी आपको आ सकते हैं और इसमें से आपको शॉर्ट लॉन्ग कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सक्सेसिव ट्रायल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, और जो फेलियर की होती है उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं इसमें। इसका जो फॉर्मूला है वो होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। इसमें अगर आपको फॉर्मूला आता होगा ना, तो इसमें एक एमसीक्यू इस तरह भी आपको आ सकता है कि आपको वैल्यूज दे देंगे, मतलब हर जगह पे वैल्यू पुट की होगी, और आपसे कहेंगे कि इसमें आपने बताना है कि इसमें एक्स क्या है या इसमें एन क्या है, तो ये आपने बताना है। एक्स जो होगा वो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये एक्स होगी। तो अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आपको पता होगा कौन सी वैल्यू किसकी जगह पे पुट की हुई है, तो आप बता देंगे कि ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। क्यू जो है, क्यू अगर पी हमें गिवन हो तो हम क्यू इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि 1 - p, ये क्यू का फॉर्मूला है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अब इसमें इन्होंने बता दिया एन किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स को, पी प्रोबेबिलिटी को, क्यू नंबर ऑफ फेलर्स को, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर को। इस तरह करके आगे आपने ये चीज फॉर्मूला अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। आगे क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें हमने ये किया है कि जो रैंडम वेरिएबल है 0 से 5 तक है, तो हमने हर एक की सेपरेट सेपरेट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली इस फॉर्मूले में पुट करके। जो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, n = 5 है, जो जो वैल्यूज दी हुई हैं हमने इस फॉर्मूले में पुट करके 0 to 5 कैलकुलेट कर ली, उसको लाके इधर प्रोबेबिलिटीज की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद जो जो चीज़ फाइंड करनी है वो चीज़ फाइंड कर ली। मतलब इसका जो होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है वो बराबर होती है एनपी के। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अगर वो फाइंड करने का कहें और आपको एन और पी दिया हो तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बराबर होती है एनपी के, वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर होता है एनपी क्यू के, स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल अंडर रूट कर लो वेरिएंस को, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें से आपको एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी आ सकता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाइंग बाय 100। और आगे इन्होंने ये बताया है कि ये जो होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिर्फ तभी सिमेट्रिकल होती है जब पी और क्यू दोनों जो हो 1/2 के बराबर हो, तो फिर ही ये सिमेट्रिकल होती है। और जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है स्क्यू टू राइट होगी अगर पी जो हो वो क्यू से लेस देन हो। ये स्क्यू टू लेफ्ट होगी अगर पी ग्रेटर देन क्यू हो। तो ये चीज आपने याद करनी है। और जो डिग्री ऑफ स्क्यूनेस है वो डिक्रीज करती है जब एन नंबर ऑफ एन जो है वो इंक्रीज करता है। आगे ये वही क्वेश्चन है, वो इसमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली। जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, आगे इन्होंने बताया कि हमने एक्सपेक्टेड
इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, हमें वैल्यूज दी हैं, नंबर ऑफ सिक्सेस दे दी एंड फ्रीक्वेंसी दे दी। वो हमने इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर ली, मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो इसका जो सम आया समेशन एफ वो 200 आया। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने इस तरह फाइंड की कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई थी, हमने हर प्रोबेबिलिटी को समेशन एफ से मल्टीप्लाई किया। समेशन एफ हमने ऊपर फाइंड किया 200 है, तो हमने उसको 200 से मल्टीप्लाई किया हर प्रोबेबिलिटी को, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये इन्होंने नीचे बताया कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द प्रोबेबिलिटीज बाय 200। 200 जो थी वो समेशन एफ है। तो इस तरह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम एफ ऑफ जीरो से डिनोट करते हैं। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मीन जो फ्रीक्वेंसी उन्होंने हमें दी हुई है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने खुद कैलकुलेट की है। सिंपल आपको जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको फार्मूलाज और मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का फार्मूला आना चाहिए। तो इससे आपका जो होगा ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं कि हर आइटम जो है वो सिलेक्ट होती है, या वो सक्सेस होती है या फेलियर होती है। ये मत मीन्स या वो डिफेक्टिव होगी या वो नॉट डिफेक्टिव होगी। इस तरह के ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने कर लेनी है। क्वेश्चन देंगे तो इसमें से मतलब ये हुई फॉर्मूला यूज करना है, और उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आगे है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तब होती है there are many experiments in which the condition of independence is violated and the probability of success does not remain constant। जब probability of success जो हो वो constant ना रहे तमाम trials में, तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको हम हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको बहुत क्वेश्चंस आएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है कि इसकी भी जो आउटकम्स होती हैं उसकी टू कैटेगरीज होती हैं, या सक्सेस या फेलर। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो चेंज होती है, और सक्सेसिव ट्रायल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसका एक फॉर्मूला है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू के एक्स एन माइनस के ओवर एन माइनस एक्स ओवर एन एन। ये सी होता है। तो ये इसमें हर एक बताया हुआ है कि एन जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन है, एन जो स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स इन दी सैंपल है। तो इस तरह करके हर चीज़ का बताया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फॉर्मूला और इसकी हर चीज़ आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसमें आगे है मीन, वेरिएंस भी आई है आगे, हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको क्वेश्चन इसमें जो पेपर में भी ये क्वेश्चन इस दफा आया है कि हाइपरजोमेट्रिक आपको दे दिया था, एन की वैल्यू दे दी थी, के की दे दी थी, और एन की वैल्यू इस तरह करके दे देंगे, और आपको कहेंगे कि आप हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करें एंड वेरिएंस फाइंड करें। तो आपको सिंपल अगर फॉर्मूला आता होगा मीन का और वेरिएंस का, तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हुए वो दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप लिख कर याद कर लें, अच्छे तरीके से याद कर लें, तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एन के ओवर एन आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो आपका मीन एंड वेरिएंस आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने फॉर्मूला अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें भी इस तरह हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज में इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि इस मतलब हर जगह पे एक वैल्यू पुट की होगी, और आपको कहेंगे कि इस पूरे चीज में से आप मीन बताएंगे मीन क्या है। अब आपको पता है मीन जो है वो फॉर्मूले में इस जगह पे आता है, तो जो वैल्यू उस क्वेश्चन में यहाँ पर होगी, यहाँ पर पड़ी होगी, आपने कह देना है ये मीन है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से आना चाहिए। आपसे किसी भी वैल्यू का पूछ लें कि इसमें ई क्या है, मीन क्या है, एक्स क्या है, तो उस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी वैल्यू किस जगह पे है, तो वो इसके इक्वल है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से कर लेना है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का।
ये भी पॉइजन प्रोसेस का फॉर्मूला है, ये भी आपने कर लेना है। इसमें भी आपसे इसी तरह ही क्वेश्चन पूछ सकता है। हर चीज का बताया हुआ है कि कौन सी चीज जो है वो किसको डिनोट कर रही है। आगे इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये इसके स्टेप्स वगैरह बताए हुए हैं कि इसके कितने स्टेप्स हैं। प्रॉपर्टीज आपने हर एक की करनी है, इसकी भी प्रॉपर्टीज है कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो मीन के बराबर होता है। और इस ये सिर्फ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन एंड वेरियंस जो है वो बराबर होते हैं। मीन्स जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है वो भी मीन के बराबर है, वेरियंस ऑफ एक्स है वो भी मीन के बराबर है। इट मीन्स ये दोनों भी बराबर ही हैं। मीन एंड वेरियंस जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के वो इक्वल ही होते हैं। तो इसी तरह के पॉइंट्स होते हैं, यही आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/b - a। इसकी आगे द above फंक्शन इज अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, ये उसके फैक्ट्स बता दिए। और ये जो है शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो रेक्टेंगल होती है। आगे इसका फॉर्मूला बताया हुआ है कि 1/b - a मल्टीप्लाई 1/b - a। जो एरिया अंडर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, उसका क्या मेथड है, 1 के बराबर होगा वो। इसलिए इसकी शेप जो होगी वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होगी। आगे इसका भी मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना, ताकि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इससे रिलेटेड पूछे, वैल्यूज दे के पूछे, ए की वैल्यू बी की वैल्यू दे के कहें कि मीन एंड वेरिएंस निकाल दें, तो आप उसका मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट कर लें। आपको फॉर्मूला आता होगा तो ये आपके लिए आसान होगा। आगे इसकी भी टू प्रॉपर्टीज हैं, ये कर लेनी है। नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/, स्टैंडर्ड डेविएशन √2 πe - 1/2 x - u ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन और वेरिएंस। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं, बहुत कुछ इसमें से आता है। तो इसमें आपने सबसे पहली चीज़ याद रखनी है, यही इसके पैरामीटर्स हैं कि मीन और वेरिएंस जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं। आगे इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये जो होती है ये एसिम्प्टोटिक कर्व होती है। और इसकी सारी प्रॉपर्टीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन होता है वो जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि U4 जो है वो किसके बराबर होता है। U4 बराबर होता है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4। ये जो है ये पावर है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो जो पहले आपको बता रही थी कि जो होती है मोमेंट रेशियोज, β1 हमेशा 0 के बराबर होता है, जो β2 होता है वो 3 के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि β1 किसके बराबर होता है एंड β2 किसके बराबर होता है। आगे बताया हुआ है कि β2 अगर ग्रेटर देन 3 होगा तो ये पीक्ड होगी नॉर्मल कर्व से, और उसको हम लेप्टोकर्टिक कहते हैं। अगर β2 जो होगा वो 3 से लेस देन होगा तो ये लेस पीक होगी नॉर्मल कर्व से, और इसको हम प्लेटिकर्टिक कहेंगे। आगे प्रॉपर्टी है कि U प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन जो इंटरवल है ये इतना एरिया कंटेन करता है, U+2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना एरिया कंटेन करता है। ये चीज़ें हैं जो हाईलाइट की हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस दिए हुए हैं दोनों। अच्छा, आगे है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मीन जो है वो 0 हो जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो तो ये बन जाती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होती है, तो इसलिए ये कहलाती है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आगे जो प्रोसीजर होता है एरिया फाइंड करने का, इसमें ये टेबल की वैल्यूज यूज होती हैं, जी टेबल। इसमें ये याद रख लेना कि जो मीन होता है वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 1 होता है। इसका स्टैंडर्डाइजेशन का आगे फॉर्मूला है Z = x - u ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। Z के लिए जब आप ये सारा कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपने जाके टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर लाकर पुट करनी होती है।
उसके अगेंस्ट वैल्यूज देखनी होती हैं और लाकर पुट करके आपने एरिया फाइंड करना होता है। अच्छा, आपको ये भी क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि टोटल एरिया अंडर जो कर्व होता है वो 1 होता है, और जब हम इसको हाफ कर देते हैं तो 0.5 इधर आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 0.5 होगा। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि जो टोटल एरिया अंडर द कर्व होता है राइट पे कितना होगा, लेफ्ट पे कितना होगा। तो अगर आपको पता होगा इस बात का कि टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, जब आप उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 0.5 इधर आ जाएगा, 0.5 इधर आ जाएगा। तो ये इसकी डिवीजन होगी। तो ये इससे भी रिलेटेड आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन है सिंपल, आपने ये फॉर्मूला स्टैंडर्डाइजेशन का यूज करके एरिया फाइंड करना है। आगे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो वाला फॉर्मूला यूज किया है। मीन एनपी के बराबर है, वेरिएंस एनपी क्यू के बराबर है। ये आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि आपको वैल्यूज दे दें और आपने इनमें से कुछ चीजें फाइंड करनी हो, तो आपको फॉर्मूला आता होगा तो आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। आगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब अगर रह गई जो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है, इसको 2 पार्ट्स में है, इसकी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एस्टिमेशन, एक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो एस्टिमेशन है इसमें आगे एक होती है पॉइंट एस्टिमेशन, एक होती है इंटरवल एस्टिमेशन। अच्छा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि जब आप सैम्पलिंग डन करें विद रिप्लेसमेंट तो इसका फॉर्मूला होगा एन की पावर एन। ये यहाँ पर मतलब ये राइटिंग मिस्टेक है, एन की पावर एन होगा, और जब विदाउट रिप्लेसमेंट करें तो एन सी एन ये फॉर्मूला होगा। तो ये आगे मैंने नोट्स भी हैं उसमें मैंने सही तरीके से बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। वो नोट्स आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। आगे है वेरिएंस। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बस आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, आपका जो होगा क्वेश्चन में आपको इशू नहीं होगा कि जो जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको फाइंड करने का कहा है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो है फॉर्मूलाज आने चाहिए। आगे ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ मीन। इसका फॉर्मूला होगा यू एक्स बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सुमेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। ये इसका फॉर्मूला है। वेरिएंस ऑफ मीन का फॉर्मूला, जो वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स बार जो है इसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। इसको कैलकुलेट करने के लिए या आपको वैल्यूज दी होंगी या आपने कैलकुलेट करनी होगी, सिंपल फॉर्मूलाज में पुट करनी होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो यू एक्स बार है ये बराबर होता है यू के, यू एक्स बार इज इक्वल टू यू। और अगर आप विद रिप्लेसमेंट से करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार जो है वो बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट एन। और अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट के साथ एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन। इसको हम कहते हैं एफपीसी, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, इसको हम ये भी कहते हैं। तो जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट करें तो फॉर्मूले में इस चीज को भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है। आगे सिंपल वही चीजें हैं, वैल्यूज दी हुई हैं, आपने फॉर्मूलाज यूज करके कैलकुलेशन करनी है। आगे ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन है, इसमें पी को फाइंड करने का फॉर्मूला है कैपिटल एक्स ओवर एन। जब आपने पॉपुलेशन में करना हो तो ये फॉर्मूला है, और जब आपने सैंपल के लिए करना हो, सक्सेस इन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन सैंपल फाइंड करनी हो, तो ये फॉर्मूला है पी हैट इज इक्वल टू एक्स ओवर स्मॉल एन। तो ये डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है।
अगर ये प्रॉपर्टी है कि यू ऑफ पी इज इक्वल टू पी है एंड वेरिएंस ऑफ पी जो है वो बराबर होता है पी क्यू ओवर एन मल्टीप्लाइंग बाय एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन। आगे इसकी प्रॉपर्टीज आ गई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन की। ये इंपॉर्टेंट है कि यूपी जो है वो इसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है। ये चीज आपने प्रॉपर्टीज जो है वो आपने हर एक की अच्छे तरीके से कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स। ये प्रॉपर्टी याद रख लेनी है कि ये जो होता है डिफरेंस बिटवीन मीन यू, ये बराबर होता है यू वन माइनस यू टू के। ये जो होता है ये पॉपुलेशन का होता है। और वेरिएंस ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू बराबर होता है वेरिएंस वन ओवर एन वन प्लस वेरिएंस टू ओवर एन टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। ये इसका फॉर्मूला है कि मीन और वेरिएंस का, कि मीन ये असल में हम डिफरेंस बिटवीन मीन जो है उसका आगे फॉर्मूला आ गया कि उसका मीन किस तरह फाइंड करना है और उसका वेरिएंस किस तरीके से फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस दफा भी आया है। तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि जी आपको उसमें पूछ रहे थे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू। आपने इस वाली जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स की आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस दफा पेपर में आ रहा है। तो आपने ये वाला जो है टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेना है, इसकी आपने प्रॉपर्टीज तैयार कर लेनी है ताकि आप ये जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें कि ये किसके बराबर होता है। प्रॉपर ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि मीन जो होता है ये वाला इसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसके बराबर होता है वेरियस वन ओवर एन वन प्लस वेरियस टू ओवर एन टू। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये आपने प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, इनकी डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। आगे पॉइंट एस्टिमेशन है। पॉइंट एस्टिमेशन ये होती है कि पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड एज एन एस्टिमेट अ सिंगल वैल्यू। इसमें जो होती है पॉइंट एस्टिमेशन जो होती है आसान अल्फाज में पॉइंट एस्टिमेशन में आप एक सिंगल वैल्यू बताते हैं, जबकि जो दूसरी होती है वो होती है इंटरवल एस्टिमेशन, उसमें आप एक इंटरवल देते हैं। ये डिफरेंस होता है। तो कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल दैट इज लाइकली टू क्लोज इन मैग्नीट्यूड टू द अननोन पैरामीटर, ये होती है पॉइंट एस्टिमेशन। और आगे है एस्टिमेटर और एस्टिमेट में डिफरेंस क्या है। एस्टिमेट जो होती है वो वैल्यू होती है और जो एस्टिमेटर होता है वो फॉर्मूला होता है वैल्यू को फाइंड करने का। आगे जो गुड एस्टिमेटर है उसकी थ्री क्वालिटीज हैं, अनबायस्डनेस, कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। अनबायस्डनेस ये होती है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा है, अनबायस्डनेस जो इसमें जो होता है ई इंटू ये जो पैरामीटर है ये इक्वल हो। अनबायस्डनेस में इक्वल होता है और बायस्डनेस में नॉट इक्वल होता है। जो मीन होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का वो बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के, और इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स।
जो सैंपल मीडियन है वो अनबायस्ड एस्टिमेटेड होता है यू का। ये जो इस तरह की चीजें हैं ये एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं, तो आपने ये जो हाईलाइटेड चीजें हैं ये अच्छे तरीके से कर लेनी है। और ये जो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ पी हैट, ये पी के बराबर होता है। आगे ये बताया हुआ है कि जब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो ये चीजें हैं, ये आपने इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकती हैं ये चीजें। ये इम्पोर्टेंट है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस केयर है वो बराबर है वेरिएंस के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है वेरिएंस का। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। आगे कंसिस्टेंसी है कि उसी चीज को आपने आगे मजीद बताया हुआ है कि जो एस्टिमेटर होता है उसकी कंसिस्टेंसी की है कि उसमें क्या चीजें जो होंगी वो उसकी कंसिस्टेंसी को डिफाइन करती हैं। आगे एफिशिएंसी है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेरिएंस ऑफ T1 है वो लेस देन वेरिएंस ऑफ T2 होगा। T1 इज मोर एफिशिएंट देन T2, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। एफिशिएंसी जो है इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T2 ओवर वेरिएंस ऑफ T1। तो ये चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। थ्री मेथड्स हैं पॉइंट एस्टिमेशन के। अगर ये मोमेंट रेशियोज को फाइंड करने का तरीका है कि समेशन एक्स ओवर एन। ये मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड है एमएलई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। आगे है एग्जांपल्स ऑफ एमएलई इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये उसका फॉर्मूला है, यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज की है कि जब इसमें होगा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में तो आगे उसकी एग्जांपल्स दी हुई है कि हर फॉर्म में क्या होगा। जब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसका एमएलई मेथड ये होगा कि पी जो होगा वो इक्वल होगा रेसिप्रोकल ऑफ मीन के। जब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये होगा। जब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये फॉर्मूला होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने याद रख लेनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। अच्छा, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि जब एन जो है वो ग्रेटर देन 30 हो तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा टेस्ट यूज होगा। तो इसके भी आगे मैंने नोट्स में इंपॉर्टेंट सारा बताया हुआ है कि इन चीज को समराइज करके कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कौन सा टेस्ट यूज करना है। जब टू पॉपुलेशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना है। आगे पॉपुलेशन प्रपोर्शन का फॉर्मूला ये आपने याद रख लेना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 - P2 ये उसका फॉर्मूला है। ये आगे है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये आप इसमें से आपको एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं कि जो है ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो एच नॉट है, अगर एच नॉट ट्रू हो और आप जो है यहाँ पे एच नॉट इज ट्रू एक्सेप्ट एच नॉट, कि जब एच नॉट जो था वो ट्रू था और आपने एक्सेप्ट कर लिया एच नॉट को तो ये करेक्ट डिसीजन होगा। और जब एच नॉट जो है वो ट्रू है और आपने रिजेक्ट कर दिया एच नॉट को तो ये रॉन्ग डिसीजन है और ये टाइप 1 एरर है। और जब एच नॉट जो है वो फॉल्स है और आपने एक्सेप्ट कर लिया एच नॉट को तो ये रॉन्ग डिसीजन है, ये टाइप 2 एरर है। जब एच नॉट फॉल्स है और आपने रिजेक्ट कर दिया एच नॉट को तो ये करेक्ट डिसीजन है।
फॉल्स था, रिजेक्ट कर दिया, तो ये करेक्ट सीएन होगा, तो इससे कोई एरर नहीं आएगा। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर का वो पूछ सकते हैं, इसमें एग्जांपल्स भी देके पूछेंगे, ये भी आगे मैंने आपको नोट्स में इसमें सारा बताया हुआ है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर को। अल्फा जो है वो टाइप 1 एरर को डिनोट करता है, बीटा जो है वो टाइप 2 एरर को डिनोट करता है। दोबारा यहाँ पे बताया हुआ कि टाइप 1 एरर ये होता है कि जब आप रिजेक्ट कर दें एच नॉट को, और एच नॉट जो हो वो ट्रू हो। ठीक है, इस तरह आपसे कोई रियल लाइफ एग्जांपल में भी क्वेश्चन देके पूछ सकते हैं कि एक चीज ठीक थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो कौन सा एरर आएगा? टाइप 1 एरर आएगा। और एक चीज आपने एक्सेप्ट कर ली जबकि वो गलत थी, तो टाइप 2 एरर आएगा। आगे टेस्ट स्टेटिस्टिक है। यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिगार्डिंग U1 - U2, ये 6 स्टेप्स हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करना हो तो उसके हवाले से उसके प्रोसीजर बताया हुआ है स्टेप्स का। अब अगर आप शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ आपने नहीं की, तो ये चीज़ें आपको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जो चीज़ें मैं आपको बस बता रही हूँ आप वही करें, और साथ जो नोट्स आपको दूंगी आपने वो कर लेने हैं, इससे आपका ये कोर्स क्लियर हो जाएगा। आगे ये इंपॉर्टेंट है, टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होती है। आपको वैल्यूज दे के कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएं, तो आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप बता सकेंगे। इसकी फॉलोइंग इसकी जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज आपने कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वेरियंस जो है वो V/V - 2 के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज आपने हर एक की करनी है। प्रॉपर्टीज में से ही आपको एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, ये आपको इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जब एन जो है वो स्मॉल है यानी लेस देन 30 है। अच्छा, जब जो सैंपल हो, सैंपल साइज हो वो 30 से बड़ा हो तो उसको लार्ज कहते हैं, और जब 30 से छोटा हो तो उसको हम स्मॉल सैंपल साइज कहेंगे। तो इसको देखकर हम टेस्ट डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा टेस्ट करना है। जब 30 से लेस होता है तो हम टी टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यूज में इस तरह पूछ लें कि मतलब कोई पूरी कंडीशन बता दें और आपको कहें कि आप बताएं कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट सूटेबल है, तो आपने फिर वो वाला टेस्ट सजेस्ट करना होता है। तो ये भी आपको इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आएंगे। तो इससे भी मैंने जो शॉर्ट बनाए हैं नोट्स उसमें बताया है ये। इसमें से अब सिर्फ जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता दूंगी। बाकी आप बस वो नोट्स वगैरह जो हैं वो अच्छे तरीके से कर लें, आपका हो जाएगा। N - 1 जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फॉर्मूला आपको आता होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, हर एक का जो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला भी डिफरेंट है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है किस तरह है। अब ये V = N - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो अगर आपको वैल्यू दी हो तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। आगे ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है कि मोमेंट्स जो है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, इसके ये फार्मूलाज हैं। मोमेंट रेशियो का इसमें फार्मूला बदल गया, β1 जो है वो 8/V के बराबर है, और ये इसका β1 जो है वो 3 + 12/V के बराबर है। इस तरीके से है। आगे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि काई स्क्वायर जो है ये वाला, ये किसके बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। ये जो स्टैटिस्टिक है = N/(S²/ओवर वेरिएंस नॉड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। आगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी आगे प्रॉपर्टीज वगैरह आ गई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि फॉर V2 > 2 द मीन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो इसका मीन क्या होगा? V2/V2 - 2 विच इज >1। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत दफा आया है पेपर में, तो आपने ये अच्छे तरीके से कर लेना है।
जो ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं वो प्रॉपर्टीज़ में से ही आते हैं, तो इसलिए आपने प्रॉपर्टीज़ बस ध्यान से करनी है हर चीज़ की। ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n1 - 1, n2 - 1। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेंगे तो आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है ये, एनोवा जो है ये इसी को ही कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को। ये चीज़ याद रखना, ये शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह याद रख लें। और इसके अब प्रोसीजर, अब हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। अभी मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में नहीं समझाई, तो फिर भी अ, बहुत जो है इसमें हमें टाइम लग गया है। बस आपको जो चीज़ें बताई हैं आपने वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। फॉर्मूलाज जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं आगे नेक्स्ट जो हैं ये आपने सारे अच्छे तरीके से कर लेने हैं, कि ऊपर से थ्री पढ़ के आपने देख लेना है कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। तो अगर आपने ये टॉपिक्स करने हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। बाकी आपको जितना बताया आपने बस वो अच्छे तरीके से करना है। ली सिग्निफिकेंट डिफरेंस, LST इसको कहते हैं। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। उन नोट्स से जो होगा उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो समराइज की हुई हैं, जो पेपर है वो सारा उसी में से ही आ रहा है। तो हम इम्पोर्टेंट नोट्स की तरफ चलते हैं। ये जो है मैंने इन्हीं हैंडआउट्स में से ही जो फॉर्मूलाज हैं उनको समराइज करके ये नोट्स बनाए हैं, कि जिस तरह एक टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो उसके अंदर के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो आपने इन नोट्स से सारी तैयारी कर लेनी है। पहले हैंडआउट्स को आपने अपने एंड से सारा प्रिपेयर कर लेना है, देन आपने आ जाना है इनकी तरफ, नोट्स की तरफ। बहुत हेल्पफुल नोट्स हैं ये। इसमें हर चीज़ को मैंने सामने वाजे करके लिखा हुआ है कि आपको हैंडआउट्स में आप पजल नहीं होंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज़ का है। तो इससे आपको सारा पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है, उसमें कौन सा फॉर्मूला है और वो किस चीज़ का है। तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। चिपशिप इनइक्वलिटी में मीन का, वेरिएंस का, हर चीज़ का फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज भी लिखती हैं। लेकिन ये है कि ये वाले नोट्स जो हैं ये हाफ सिलेबस के हैं, सारे सिलेबस के नहीं है, सेकंड हाफ पोर्शन के नहीं है, फर्स्ट हाफ पोर्शन के हैं। तो आप फर्स्ट हाफ पोर्शन के यहाँ से सारे प्रिपेयर कर सकते हैं। हर टॉपिक का फॉर्मूला है और उसके साथ प्रॉपर्टीज वगैरह दी हुई हैं। हर चीज़ को अच्छे तरीके से समराइज किया हुआ है। अब ये देखें, डिस्क्रीट सिचुएशन है तो उसमें क्या फॉर्मूला आएगा, कंटिन्यूस सिचुएशन है तो उसमें मैंने आपको बताया फंक्शन की फॉर्म में आता है। सेम चीज़ें हैं, जब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई करनी है तो डिस्क्रीट सिचुएशन में फॉर्मूला चेंज हो जाता है और कंटिन्यूस सिचुएशन में फॉर्मूला चेंज होता है। अब कंटिन्यूस सिचुएशन है तो फॉर्मूला है जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स। जबकि डिस्क्रीट फॉर्म में समीशन एक्स आई जी ऑफ एक्स जे। तो ये चीज़ जो है पजल करती है स्टूडेंट्स को। आपने ये चीज़, मैंने यहाँ पर ये अच्छे तरीके से आपको जो है बता दिया कि कंटिन्यूस सिचुएशन में क्या फार्मूलाज हैं एंड डिस्क्रीट सिचुएशन में क्या फार्मूलाज हैं। आगे ये टॉपिक है, हर टॉपिक के आगे मैंने उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप बस ये अच्छे तरीके से कर लें, देख लें, ये इस तरीके से ही राइट डाउन करना है, राइट डाउन कर लें, या इसका प्रिंट निकाल के आपने अपने पास लिख के याद करना है तो उस तरीके से कर लें। आपके पास ये फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से हो जाएं, आपको यूज़ करने आ जाएं, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ये हाइपरजोमेट्रिक है, इसमें ये फॉर्मूला और ये आपको जो मैंने बताया कि आपको शॉर्ट में इस तरह वैल्यूज देके कह सकते हैं कि इसका मीन निकालें और इसका वेरिएंस निकालें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जो चीज़ करनी है वो आपने अच्छे तरीके से ही करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गए। आगे जो है इम्पोर्टेंट कुछ और चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर रखी हैं कि ये भी आपको एमसीक्यूज में आएंगे, ये चीज़ें भी आपको एमसीक्यूज में आएंगी। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको
एमसीक्यूज में आपसे ये पूछ सकता है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो किसके बराबर होता है। तो आपको चार ऑप्शंस दी होंगी जिसमें ये भी लिखा होगा कि 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपने याद रखना है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो बराबर होता है 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन के। और जो इस तरह करके, अच्छा यहाँ से आपने सिर्फ ये चीज याद रख लेनी है। और आगे है मीन डेविएशन, ये डिफरेंस है कि जो मीन डेविएशन है वो बराबर होता है, इसके भी बराबर होता है। और आगे वैसे आपको ऑप्शंस में ये वाली वैल्यू दी होगी, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू बन जाएगी 0.7979। और इसको हम अप्रोक्सीमेटली करके 4/5 भी लिख लेते हैं। तो ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो किस वैल्यू के इक्वल है और जो मीन डेविएशन है वो किसके इक्वल है। तो ये आपने कर लेना है। आगे है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में से ये एमसीक्यूज है। आगे है मोमेंट्स एंड मोमेंट रेशियोज। U1 मीन, फर्स्ट मीन जो है वो 0 के बराबर होता है, सेकंड मीन वेरिएंस के बराबर है, थर्ड मीन 0 के बराबर है, एंड जो फोर्थ मीन है वो है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की पावर 4। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको आ सकता है कि वो आपसे पूछेंगे कि U4 यानी कि जो 4 मोमेंट अबाउट मीन है वो किसके बराबर है। ये आपने कर लेना है। बीटा 1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, बीटा 2 जो होता है वो 3 के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। ये चीज मैंने आपको ऊपर बता दी, क्वार्टाइल डेविएशन किसके बराबर होता है, मीन डेविएशन किसके बराबर होता है। ये आपको एमसीक्यूज आएगा। आगे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपने कर लेनी है। अच्छा ये जो है ना, आपको एमसीक्यूज में ये चीजें आएंगी। अब ये असल में है, इसमें से आपने ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपने स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, और जिसके आगे ट्रू लिखा हुआ है ना आपने जस्ट वो वाली करनी है। तो फॉल्स वाली तो आपका गलत ही हो जाएगा ना, तो जो ट्रू जिसके आगे लिखा हुआ है आपने वो ही वाली स्टेटमेंट तैयार करनी है। ये स्टेटमेंट जो है आपको एमसीक्यूज में आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये अच्छे तरीके से करने हैं कि इससे आपका जो है ना एमसीक्यूज वाला पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो किसके बराबर होता है, मीन डेविएशन किसके बराबर होता है। जिसके आगे सिर्फ ट्रू लिखा हुआ है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिसके आगे सिर्फ ट्रू लिखा हुआ है आपने वही वाली करनी है, फॉल्स वाली को आपने स्किप कर देना है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स अबाउट मीन जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये समरी है, ये हर चीज के जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यही आपको एमसीक्यूज में आएंगे। आगे ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स जब आप विद रिप्लेसमेंट करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट करें तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। ये आपको एमसीक्यूज में आएगा, ये आपने कर लेना है। आगे ये इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूलाज हैं तो ये आपने देख लेने हैं कि सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो डिनोश उसकी जो है उसको डिनोट किस चीज से करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। आगे ये है कि एन जो होता है, कैपिटल एन किसको डिनोट करता है, यू किसको डिनोट करता है। ये चीजें आप यहाँ से अपनी तैयार कर लें कि ये चीज जो होती है बेसिक चीजें हैं, वैसे ही है कि ये किसको डिनोट करते हैं। तो आपने ये चीज याद रख लेनी है ताकि अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे तो आपको पता चल जाए कि ये चीज किसको डिनोट कर रही है, ताकि आप फॉर्मूले में इजीली पुट कर सकें। आगे ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो हाईलाइट की हुई है ये कर लेनी है कि ये इसके बराबर होता है एंड ये इसके बराबर होता है। पॉपुलेशन में जो है इसको के कहते हैं, ये सैंपल का टॉपिक चल रहा है, सैंपल में एक्स कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स जो होते हैं। पॉपुलेशन में फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू K/N, और सैंपल में होता है P इज इक्वल टू X/N। जो पॉपुलेशन मीन है उसको यू कहते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस को वेरिएंस इस तरह वाला वेरिएंस कहते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को इससे डिनोट करते हैं, सैंपल मीन को इससे डिनोट करते हैं। ये चीजें मैंने यहाँ पर वाजे करके लिखी हुई हैं कि जिनका आपको ना पता चल सके कि ये जो सिंबल होती है ये किसको डिनोट करती है, ये किसको डिनोट करती है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सैंपल वेरिएंस जो है इसको कहते हैं। आगे है, जब आपको वैल्यू दी हो एन जो हो वो लेस देन 30 हो, तो ये जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट के अंदर ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया होता है, तो जब एन जो होगा वो लेस देन 30 होगा तो स्मॉल वाला एस यूज होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर वाजे करके लिखे हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट्स है ना एमसीक्यू से भी पूछे जाएं या क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो वो आपके क्लियर हो जाए। जब एन ग्रेटर देन 30 हो तो कैपिटल एस आता है।
जी टेस्ट की बात हो रही है कि जी टेस्ट में, और स्मॉल एस जब यूज होता है तो फिर टी टेस्ट होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आगे ये फॉर्मूला है, स्मॉल एस का फॉर्मूला है, स्मॉल एस जो है ये बाइस्ड अनबाइस्डनेस को कहते हैं। तो अनबाइस्डनेस जो होती है उसमें डिनोमिनेटर में n-1 होता है, और ये बाइस्डनेस है तो कैपिटल एस का ये फॉर्मूला है, स्मॉल एस का ये फॉर्मूला है। या कि वही चीज रिपीट की हुई है कि जब n greater than 30 हो तो ये चीज होती है, जब n less than 30 हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, मतलब स्मॉल एस यूज होगा। आगे सैंपल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, वेरिएंस ऑफ पी, ये फॉर्मूलाज आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, ये आपको एमसीक्यूज में आएगा कि जो सैंपल मीन एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये जो है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का। ठीक है, ये जो मीन है, सैंपल मीन है, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का। और ये जो सैंपल वेरिएंस है ये बायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन वेरिएंस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आगे ये आपको एमसीक्यूज में इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे कि जब आपको कंडीशन बता देंगे कि वेरिएंस अननाउन है, एन स्मॉल है, तो कौन सा टेस्ट यहाँ पर यूज होगा। तो ये मैंने यहाँ पर वो वाला जो है इससे रिलेटेड यहाँ पर थ्योरी यहाँ पर आपको दिया है, ये आप पढ़ लें तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पर कौन सा टेस्ट यूज करना है, कब टी टेस्ट यूज करना है, कब जो है वो कौन सा टेस्ट यूज करना है। तो ये आपको आना चाहिए। ये आगे भी मैंने नीचे और भी हैं तो उसमें भी समराइज करके भी लिखा हुआ है, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। आपको इस तरह कंडीशन देंगे तो और आपसे पूछेंगे कि अब आप बताएं कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट जो है वो सूटेबल है। तो ये आप तैयार कर लेंगे तो इससे आपके ये वाली जो होगा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। टाइप वन एरर है कि टाइप वन एरर क्या होता है कि जब आप एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं जबकि एच नॉट एक्चुअली ट्रू होता है। और टाइप टू एरर जो होता है वो क्या होता है, तो ये चीज आपने कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये जो है ना एमसीक्यूज, ये इस दफा पेपर में भी आए हैं कि ये वाला एमसीक्यूज आता है कि अ जज कैन एक्विट अ गिल्टी पर्सन। अब ये कौन सा एरर आएगा, तो सेकंड जो है ये टाइप टू एरर आएगा। और एक ये एमसीक्यूज जो है, ये वाला एमसीक्यूज भी इस दफा पेपर में आया है, और ये वाला एमसीक्यूज भी इस दफा एग्जाम में आया है कि अ बैड स्टूडेंट में बी पास्ड बाय द एग्जामिनर। तो ये कौन सा एरर आएगा, तो ये फोर्थ वाली ऑप्शन है, ये टाइप टू एरर आएगा। दोनों ही जो है वो टाइप टू एरर है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नोट्स मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको पेपर भी आएगा, पेपर आ भी रहा है और पेपर आएगा भी, तो आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पर बताया हुआ है इन्होंने समराइज करके, जो द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स दैट व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉर्मल एंड द वेरिएंस इज नाउन, ठीक है, और द सैंपल साइज इज सफिशिएंटली लार्ज। यानी कि कंडीशन बता दी है कि जेड स्टेटिस्टिक कब यूज होता है टेस्ट, और टी जेड स्टेटिस्टिक कब यूज होता है, जब एन जो हो लेस देन 30 हो या बराबर हो, वेरिएंस अननाउन हो। इस तरह ही आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, सारी कंडीशन बता देंगे और बस आपसे कहेंगे कि अब आप टेस्ट सजेस्ट करें, कौन सा टेस्ट यहाँ पर यूज होगा, तो आपने टेस्ट बताना है। यहाँ के टेबल की फॉर्म में भी इन्होंने समराइज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ये सारी कंडीशन आपने पढ़ लेनी है कि जब पॉपुलेशन वेरिएंस नाउन हो तब कौन सा टेस्ट अप्रोप्रिएट है, जब अननाउन हो ना कोई भी हो, greater than 30 हो, सैंपल साइज की क्या कंडीशन हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूं, जो एच नॉट होता है इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसकी जो होती है इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो होता है ना इसमें इक्वल आता है, इसमें इक्वल आता है, और इक्वल आएगा या साथ लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। जबकि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है इसमें इक्वल का साइन नहीं होता, इसमें बल्कि ग्रेटर देन या लेस देन होता है। अच्छा इसमें आपको इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि आपको नल हाइपोथेसिस दे दे, लाइक कोई भी इसमें आपको
रियल लाइफ की भी कोई एग्जांपल इस तरह दे सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में पास होता है और आपको कह दे कि आप इसकी बता दें, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बता दें। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो उसको हम H1 से डिनोट करते हैं और ये हमेशा अपोजिट होती है H0 के। तो अगर आपको H0 दी होगी और आपने H1 बतानी है, तो जो MCQs की ऑप्शंस होगी उसमें जो बिल्कुल अपोजिट ऑप्शन होगी ना H0 के, आपने वो वाली मार्क करनी है। यानी कि जो H1 होता है वो ऑपोजिट होता है H0 के। तो इसमें जो H0 में कंडीशन दी होगी उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली होगी H1 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और ये जो ये वाली जो है ना ट्रू फॉल्स, इसमें से भी आपने सिर्फ ट्रू वाली करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको स्किप नहीं करना। ट्रू वाली आपने सारी स्टेटमेंट्स तैयार कर लेनी है, इसमें से आपको बहुत MCQs आएंगे। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कर लेनी है। अच्छा, ये जो है ये स्टेटमेंट्स में इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको MCQs आएंगे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में से हैं ये वाले MCQs। तो ये भी आपने सिर्फ ट्रू वाले ही कर लेने हैं। तो आपने ये जो आपको नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से थे। ये जो है सारे फार्मूलाज वगैरह हैं, इनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपने यहाँ से ओपन करके या प्रिंट करवा लें या जैसे भी आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। आपका ये जो होगा पेपर जो होगा अच्छा हो जाएगा, आप पास भी कर लेंगे, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो बस आपने इस वीडियो से अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना है और जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, आपने उसको स्किप नहीं करना, आपने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी उम्मीद है आपका जो होगा आपको वीडियो के बीच ही समझ आ गई होगी, और बस अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, फॉर्मूलाज को लिख लिख के याद करें। तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।